Welcome again, my dear student. I hope you all are well. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक आपके सामने है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, सेकंड वन अर्थ मैग्नेटिज्म. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले हम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करते हैं. गॉस थ्योरम आपने स्टडी किया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से हमारा क्या मतलब है ये समझते हैं. गॉस थ्योरम आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो स्टडी की थी वो क्या थी? E डॉट ds ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये आपने स्टडी किया था. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉस थ्योरम थी. लेकिन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है? गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म क्या है? सेम यही चीज है, दैट इज B डॉट ds. अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B डॉट ds ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. लेकिन इस बार यहां पे देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन वगैरह नहीं है, यहां पे सीधे इक्वल टू 0 है. दैट मींस दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the surface integral of magnetic field intensity over a closed surface is always equals to 0. Is always equals to 0. और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है. इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं, म्यू बी फाई बी, ठीक है. यहां पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था हमारा. क्लोज सरफेस पे कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की क्लोज सरफेस पे, वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है. अब 0 है क्या? इसकी स्टेटमेंट का हमें फायदा क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या है वो समझते हैं. सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखिए, यहां पे ये जो टर्म लिखी है, इस टर्म को एक बार फिर से समझते हैं. ये 0 हुआ क्यों है? ये 0 होने के पीछे मान लिया कि हमारे पास में ये कोई क्लोज सरफेस है. ये कोई क्लोज सरफेस है और इसमें से फ्लक्स पास आउट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है. ये फ्लक्स गॉस थ्योरम, अगर मैग्नेटिज्म की हम बात करें तो यहां पे किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या हो सके? एंड्स अप हो सके या एंड हो सके. यहां से जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट आउट भी हो रही है, ठीक है. ये क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. जितनी एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट आउट हो रही है. सो बेसिकली वी कैन से दैट B डॉट ds is equals to mu naught into m minus mu naught into m is equals to 0. ये इस तरीके से है. जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, लेट्स सपोज हमने उसको पॉजिटिव कंसीडर किया, जो एग्जिट हो रहा है उसको हमने माइनस ले लिया. ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है. चार्ज की जगह पे कौन सी टर्म आ रही है हमारे पास में? पोल स्ट्रेंथ. एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ. और 1 बाय एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ गया? 1 बाय एप्सिलॉन की जगह पे यहां पे आ गया म्यू नॉट. अगर कोई मीडियम है वैक्यूम के अलावा तो यहां पे म्यू आ जाएगा, ठीक है. म्यू नॉट की जगह म्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज म्यू इंटू एम, क्योंकि कोई ना कोई मीडियम जरूर होगा. तो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है वो प्लस माइनस उस फ्लक्स को ले लिया हमने जो एग्जिट आउट हो रहा है. तो बेसिकली हमेशा याद रखना, जब भी गॉस थ्योरम की हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, तो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है किसी भी क्लोज सरफेस को उतना ही एग्जिट आउट भी होगा, ठीक है. इसीलिए नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा ओवर ए क्लोज सरफेस. ओवर ए क्लोज सरफेस, दिस इज व्हाट नोन एज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो ये है कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट.
कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर पोल होंगे, नॉर्थ पोल है तो सेम पोल स्ट्रेंथ का साउथ पोल भी होगा। ठीक है, इसकी खास बात है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट हमारे पॉइंट जो था वो था अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म से समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेते, और अब शेयर का बटन जरूर क्लिक करके शेयर जरूर कीजिए अपने ग्रुप्स में। ठीक है, और कमेंट्स जरूर डाला करो ताकि हम और अच्छा लेक्चर आप लोगों के लिए बना सकें। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। सबसे पहले अर्थ सरफेस के ऊपर मैग्नेटिज्म होता कितना है? अर्थ सरफेस के ऊपर मैग्नेटिज्म होता है 1 गॉस। 1 गॉस का मतलब होता है 10⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस सीजीएस यूनिट है ये टेस्ला की। ठीक है, टेस्ला की सीजीएस यूनिट है ये गॉस। तो 1 गॉस, ठीक है, 1 गॉस या 1 ऑस्टर्ड भी बोल देते हैं इसको, 1 ऑस्टर्ड, 1 गॉस या 1 ऑस्टर्ड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 ऑस्टर्ड। ठीक है, ये भी लिख देते हैं कई बार। और ये किसके इक्वल है? 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। ठीक है जी, चलो जी, अब बात करते हैं अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया और बहुत सारे फैक्टर बताए। उनमें से कुछ फैक्टर ये है कि इसके बीच में मोल्टन आयरन है। ठीक है, और आयरन है तो उनके आयंस होंगे डेफिनेटली। जब अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स ऑन एक्सिस तो उन आयंस की भी रिलेटिव मोशन होती है जिसके चलते इलेक्ट्रिक करंट बनता होगा, और उस इलेक्ट्रिक करंट के चलते ही मैग्नेटिज्म बना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना है। इसी तरीके से हो सकता है कि जो आयनोस्फीयर है, अर्थ के अराउंड जो आयनोस्फीयर है, उस आयनोस्फीयर में आयंस हैं। ठीक है, उनसे भी करंट कंस्टिट्यूट होता है, उनसे भी पोल बना हो सकता है। तो बहुत सारी मेन स्टडी जो है, बहुत सारे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आए हैं निकल के, लेकिन एग्जैक्ट रीजन प्रूफ के साथ अभी भी नहीं है। चलो हम बात करते हैं हमारे अर्थ के बारे में। ये अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ की अगर हम बात करें तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, इनको क्या नाम देते हैं? एक एक्सिस इसके बीचों बीच पास करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ये एक्सिस कहलाएगी ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको हम जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रही है इसको हमने बोला है ज्योग्राफिकल एक्सिस। अगर इसी में से एक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन इसके अंदर से पास होता अलोंग दिस ज्योग्राफिकल एक्सिस, उसको हम बोलते ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, याद रखिए ये वर्ड कई जगह पे सुना होगा आपने। ज्योग्राफिकल मेरिडियन से हमारा मतलब क्या है? एक इमेजिनरी, जैसे मान लिया ये अर्थ है, एक इमेजिनरी प्लेन हमने इसके अंदर से पास कर दिया हो जैसे। ठीक है, इमेजिनरी प्लेन इसके अंदर से पास हो गया हो। ये प्लेन जो है बिल्कुल अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इस प्लेन को हमने नाम दे दिया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, अब आपको याद होगा फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। एग्जैक्टली हमें ये पढ़ाया जाता है। तो वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आके नहीं रुकती है, वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, लेट्स सपोज वो बार मैग्नेट इस तरीके से आके रुकती है। ठीक है, इस तरीके से आके रुकती है, तो ये मान लिया साउथ पोल हो गया, क्योंकि नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और ये नॉर्थ पोल हो गया, इसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेटिक
साउथ पोल। और इसके अंदर से कोई एक्सिस पास होगी जो इस मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है, उस एक्सिस को हम नाम देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और अगर हम एक प्लेन इमेजिन करें, जैसे हमने इसका प्लेन इमेजिन किया था, यही बार मैग्नेट हमने कंसीडर करके, ठीक है, एक प्लेन हमने कह दिया कि इसके अंदर से पास हो रहा है, इमेजिनरी प्लेन, ठीक है, एक इमेजिनरी प्लेन हमने कह दिया कि इसके अंदर से पास हो रहा है, जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। उस प्लेन का क्या नाम रखेंगे हम? उसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। याद रहे जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वो मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल है, इसी तरीके से जैसे ज्योग्राफिकल एक्सिस के पैरेलल था हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अर्थ का इक्वेटोरियल लाइन आपने पढ़ा है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। एक इक्वेटर होती है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करेगी। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्किल जो होता है अर्थ के ऊपर, उसी को हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं। तो ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन हमने मैग्नेट का पढ़ लिया था पहले ही। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात करें तो तीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स मेनली हम जानते हैं। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो तीन मैग्नेटिक एलिमेंट है जिसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं। एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है। ये तीन मेजर एलिमेंट है, मेजर कंपोनेंट, मेजर एलिमेंट कह सकते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म हम कह सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल से। और थर्ड वन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तीन मेजर मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इन्हीं को हम ब्रीफ में मेनली हम इसको डिस्कस करेंगे, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जरूर से जरूर उसको समझ लीजिए पहले। तो पहले मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसको कहें। ये पॉइंट टू पॉइंट तीनों ही चीज जो है अर्थ सरफेस के ऊपर अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लेस कौन सा है। प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। एक चीज और डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जितने भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको मैंने प्लेलिस्ट वाइज मैंने अरेंज करके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। चलो हम बात करते हैं अभी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। Magnetic declination at any place is defined as the angle between magnetic axis and
geographical axis at that place। ठीक है, उस प्लेस पे मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस। ठीक है, और यू में डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट दैट प्लेस। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल भी कहा जा सकता है, और द एंगल बिटवीन magnetic meridian and geographical meridian। at any place। ठीक है, ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए या लिखते रहिए। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये किस किस के बीच का एंगल है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है, किस किस के बीच का एंगल है। सो मैग्नेटिक द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन at any place is defined as the angle between किसके बीच होना चाहिए, ये है एक्चुअल में उस जगह पे अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उनके बीच का एंगल होता है ये। ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ्स नेट मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन भी बोल सकते हैं, एंड द horizontal line। The magnetic inclination at any place is defined as the angle between Earth's net magnetic field and the horizontal line, और इस पे ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक मेरिडियन। एट दैट प्लेस। ठीक है, एट दैट प्लेस। ये डेल की वैल्यू होगी कितनी, इस चीज को भी समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये फिगर से बना के बता देता हूं। ठीक है, एक फिगर बना के देखते हैं हम। ये मेरे मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मैंने कह दिया ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इनके बीच का एंगल हमने थीटा रिप्रेजेंट किया था। मैग्नेटिक मेरिडियन और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट मैग्नेटिक, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये P। ठीक है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल मैंने अभी कहा था डेल, ये डेल है। ठीक है, इसको हमने डेल कह दिया।
ये दो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच का एंगल डेल है। और मैग्नेटिक मेरिडियन और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे जो भी है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने कह दिया डेल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये डेल एंगल है। अब अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, मुझे लग रहा है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं ये डेल एक्चुअल में किस तरीके से मेजर करते हैं। इसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के साथ डेल, इसको डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका एक नाम और है डीप एंगल, इसको डीप एंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थोड़ा याद रखना, कंफ्यूजन ना हो। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दैट मींस डीप एंगल नहीं है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दैट मींस डीप एंगल नहीं है। डीप एंगल किसके साथ है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के साथ है। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसके साथ मैं आपको एक डिप सर्किल बना करके थोड़ा सा बताता हूं कि इसको कैसे मेजर किया जाता है। डिप सर्किल होता है बिल्कुल एक वर्टिकल कंपास जैसा ही होता है, वर्टिकल कंपास है ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन है। ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसको आपने ऐसे स्टैंड पे लगा रखा है, ये डिप सर्किल है। डिप सर्किल, इसको क्या बोलते हैं हम? डिप सर्किल। क्या काम आता है? टू मेजर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मेजर करने के काम आता है। किसी भी जगह पे नेट मैग्नेटिज्म, मान लिया अर्थ का नेट मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो ये एंगल डेल है। ठीक है, ये डेल एंगल है। अगर इस टाइम इसको मैंने अर्थ के इक्वेटोरियल लाइन पे रखा है, ये इक्वेटर है, ये क्या है? इक्वेटर है, इक्वेटर पे है, तो उस टाइम पे ये डेल की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर हमें देगा 0। याद रखना, डेल पे इसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू जो है इक्वेटर पे कितनी होगी? 0। इक्वेटर पे कहीं पे भी आप इसकी वैल्यू देखोगे तो 0 मिलेगा। और नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, साउथ पोल पे भी डेल की वैल्यू कितनी मिलेगी? 90 डिग्री। हमेशा याद रखना, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इट वेरीज बिटवीन लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनके बीच में ही वेरी करता है, 0 और 90 के बीच में। 0 इसकी वैल्यू इक्वेटर पे रहेगी, 90 पोल्स पे रहेगी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखना इसको। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया, तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये ऐसा कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। क्या है कि जो मैग्नेटिज्म होगा किसी भी जगह पे, अर्थ का जो नेट मैग्नेटिज्म है वो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होगा, बस इस चीज को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ at any place is defined as the component of Earth's net magnetism net magnetic field along horizontal line। और मैग्नेटिक मेरिडियन भी बोल सकते हैं हम इसको, एट दैट प्लेस। ओके, अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको समझते हैं। निकालेंगे कैसे भाई? सीधी सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाया उसको हम डेल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है,
ये डेल से रिप्रेजेंट किया था। तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। एच इज इक्वल्स टू, इसको क्या बोलेंगे, इसका कंपोनेंट इधर होगा तो बी कोस ऑफ डेल होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा बी साइन ऑफ डेल। इसको बोलेंगे बी कोस ऑफ डेल, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? v इज इक्वल्स टू बी साइन डेल। ये दो चीज हो गई, ठीक है। नेट मैग्नेटिज्म इनसे वापस निकालना है तो आप निकाल सकते हो b इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो हम बात करते हैं एट इक्वेटर। एट इक्वेटर, इक्वेटर पे अपने को पता है कि डेल कितना होता है, 0 डिग्री। तो डेल की अगर बात की तो एच क्या होता है, हमें पता है बी कोस ऑफ डेल, यानी 0 डिग्री, यानी बी कोस 0 1 होता है, तो ये मैक्सिमम होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, बी साइन ऑफ डेल 0 डिग्री कितना हो गया, 0, ये मिनिमम हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। एट पोल्स डेल कितना होता है, 90 डिग्री वहां पे। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कोस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ये मिनिमम हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू बी, तो ये मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब पोल्स पे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर ही होता है। और इक्वेटर पे जो मैक्सिमम होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा डेल है, डेल की वैल्यू 0 और 90 के बीच में वैरी करती है। इन चीजों पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये याद रखना, जब भी किसी कंपास को हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या एंगल शो करेगा वो जैसे ही हम उसको नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे लेके खड़े होंगे तो वो एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में आके रुकती है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन, हम ये कहें कि भी इतने एंगल पे आगे रुक जाएगी, नहीं, वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन पे आगे रुक जाएगी, कहीं पे भी 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, कोई मैटर नहीं है उसका। लेकिन अगर उसको वर्टिकल रखेंगे तो डेफिनेटली वो नीडल बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी उस सरफेस के, यानी 90 डिग्री का एंगल शो करेगी वहां पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सारे पॉइंट, और अगर समझ आए हैं तो कमेंट करना जरूर याद रखिए, कमेंट करना है, शेयर करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लिया होगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।